प्रिय साथियों, मैं बाबूराम धीमान, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, आप सभी के बीच में आज एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुतिकरण के लिए आया हूँ और शीर्षक का या विषय का नाम है संधि और उसके भेद। संधि और उसके भेद विषय बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। मेरा ये मानना है कि जब कभी आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठोगे तो इसका अध्ययन करने के बाद आपको किसी भी प्रकार की शंका या संदेह नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और इस जानकारी से आप लाभान्वित होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आइए सबसे पहले जानते हैं कि संधि क्या है। संधि का हिंदी शिक्षण और व्याकरण शिक्षण में बहुत महत्व है। संधि दो शब्दों के जुड़ने से बनती है, जिसमें किसी एक अक्षर का लोप होता है या फिर कोई नया अक्षर बनता है। इसके लिए संधि को कई प्रकारों में बांटकर उसके नियम निर्धारित किए गए हैं। इस आलेख में संधि को उदाहरण सहित समझाते हुए आसान भाषा में बताने का प्रयास किया गया है। जब दो अक्षरों को मिलाकर उच्चारित किया जाए तो इसे अक्षर संधि भी कहा जाता है। संधि का अर्थ क्या होता है, आइए इसको भी जानते हैं। संधि दो शब्दों सम जमा थी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मेल या जोड़, अर्थात अच्छी तरह मिलना। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि दूसरे शब्द की पहली ध्वनि से मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे संधि का नाम दिया जाता है। परिभाषा। साथियों, संधि की परिभाषा क्या है, इसके ऊपर भी गौर करते हैं। वर्ण संधान को संधि कहते हैं, अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल या संधान को संधि कहा जाता है। परह सनिष्कर्ष संहिता, अर्थात वर्णों की अत्यधिक निकटता को संधि कहा जाता है। ये परिभाषा पाणिनि की है। जो दो वर्णों के सहयोग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि वही होती है जहाँ ध्वनियों में परिवर्तन होता है। संधि की विशेषताएं क्या है। वर्णों का पास पास होना संधि में आवश्यक माना गया है। दूरवर्ती वर्णों या शब्दों में संधि नहीं होती। प्राकृतिक और सहज क्रिया है संधि। उच्चारण में साधारण और लिखने में बड़ा अंतर होता है संधि में। विकार, लोप, आगम और प्रकृति भाव से संधि बनती है। जो संस्कृत, हिंदी और अन्य भाषाओं में संधि का प्रयोग किया जाता है। साथियों, संधि और संयोग में क्या अंतर है। कभी कभी संधि और संयोग एक दूसरे के पूरक शब्द लगते हैं, परंतु इनमें क्या अंतर है ये जानना भी जरूरी है। जो दो वर्णों के संयोग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि वही होती है जहाँ ध्वनियों में परिवर्तन होता है। यदि ध्वनियों के पास आने से उनमें कोई परिवर्तन ना हो तो उसे संधि नहीं, संयोग कहते हैं। यदि दो वर्णों के मेल में कोई परिवर्तन ना हो, वर्ण ज्यों का त्यों आकर जुड़ जाए तो वह संधि नहीं, संयोग कहलाता है। संयोग में
कोई संधि नियम लागू नहीं होता। संधि के प्रकार। साथियों, मूल रूप से संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसको हम एक चित्र के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। चित्र मैंने बनाया है, आप उसमें देख सकते हैं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि इसमें लिखा गया है। स्वर संधि क्या है? जो एक स्वर के बाद दूसरे स्वर के आने पर या दोनों के मेल से स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए, भानु जमा उदय बराबर है भानुदय। रमा जमा ईश बराबर है रमेश। साथियों, स्वर संधि के 5 भेद है। पहला इसमें दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां आयादी संधि। जो दीर्घ संधि, 2 समान ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के परस्पर समीप आने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने इसके 4 कॉलम बनाए हैं। इसको एक तालिका का रूप दिया है। पहले में नियम, दूसरे में पूर्व पद, तीसरे में उत्तर पद और चौथे में समस्त पद लिखा है। नियम अलग लिखे गए हैं। पूर्व पद में पूर्व का शब्द लिखा गया है और उत्तर पद में दूसरा शब्द लिखा गया है और समस्त पद में दोनों शब्दों को मिलाकर लिखा गया है। उदाहरण के लिए, मत जमा अनुसार मतानुसार, शिव जमा आलय शिवालय, परम जमा अणु परमाणु, महा जमा आशय महाशय। साथियों, नियम के बारे में इसमें आपको मैं जरूर बताना चाहूँगा कि अ जमा अ मिलकर आ बन जाता है। अ जमा आ मिलकर आ बनता है। अ जमा आ बराबर है आ जमा आ बराबर है आ। ये संधि के दीर्घ संधि के नियम है। ऐसे ही नियम जब हम ई शब्द को लेते हैं तो उसके भी ऐसे ही नियम आते हैं। ई जमा ई बराबर है ई। तो पूर्व पद में अभिशब्द, उत्तर पद में इष्ट, और जब हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? अभिष्ट। ई जमा ई बराबर है ई। तो इसमें पूर्व पद में मैंने कपि शब्द लिया है और जब हम इसमें ई से शब्द जोड़ देते हैं तो हमारे पास बन जाता है कपीस। तीसरा उदाहरण मैंने लिया है ई जमा ई बराबर है ई। नारी जमा इंदर बराबर है नारिंदर। ई जमा ई बराबर है ई। नदी जमा ईस बराबर है नदीस। गुण संधि, अ और आ से परे ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर ई, उ या री आए तो ए और ओ तथा अर हो जाता है। नियम साथियों, इसमें इनको भी मैंने 4 कॉलमों में बांटकर दर्शाया है। पहले में नियम, दूसरे में पूर्व पद, तीसरे में उत्तर पद और चौथे में समस्त पद। अ जमा ई बराबर है ए। तो पूर्व पद में मैंने लिखा है धर्म और उत्तर पद में मैंने लिखा है इंदर। जब हम इसको जोड़ते हैं तो धर्म जमा इंदर धर्मेंदर। अ जमा ई बराबर है ए। गण जमा ईस बराबर है गणेश। आ जमा ई बराबर है ए। यथा जमा इष्ट यथेष्ट। महा जमा ईश्वर महेश्वर। पर जमा उपकार परोपकार। नभ जमा उड़ा नभोड़ा। ये गुण संधि के नियम है। अ जमा उ बराबर है ओ। जब हम आ और उ को जोड़ते हैं तो ओ शब्द बनता है। उदाहरण के लिए, महा जमा उदय तो क्या बन जाएगा? महोदय।
आ जमा ऊ, अगर यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास दोबारा से ओ बन जाता है। महा जमा उष्मा, तो पूर्व पद में महा, उत्तर पद में उष्मा और समस्त पद में महोष्मा। अजमारी अर, इसमें र हलंत हो जाता है। देव जमा ऋषि, तो पूर्व पद में देव और उत्तर पद में ऋषि। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास देवर्षि। आ जमा री, तो ये क्या बन जाएगा अगर दोनों को जोड़े अर। महा जमा ऋषि, महा क्या है पूर्व पद और ऋषि क्या है उत्तर पद, और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा महर्षि। अगला है साथियों यण संधि। इ ई उ उ या रि से परे भिन्न जाति का कोई स्वर आ जाए तो ई को यह हलंत, उ को वह हलंत और री को र हलंत हो जाता है। उदाहरण के लिए इसको भी मैंने 4 भागों में विभाजित किया है। पहले में इसमें नियम, दूसरे में पूर्व पद, तीसरे में उत्तर पद और चौथे में समस्त पद। इसको एक तालिका का रूप दिया गया है। जो और नियम पहले में है ई जमा अ बराबर है य। जब हम ई में अ मिला देते हैं तो य बन जाता है। तो पूर्व पद में मैंने लिखा है अति शब्द और उत्तर पद में मैंने लिखा है अधिक। जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा अत्यधिक। ई जमा आ बराबर है या। अगर ई और आ को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा हमारे पास या। तो मैंने इसमें पूर्व पद में अति शब्द दोबारा से लिया है और उत्तर पद में मैंने लिखा है आचार। तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा अत्याचार। इसी प्रकार ई जमा आ को मिला करके या बन जाता है। उदाहरण के लिए मैंने लिया है देवी जमा आगम, तो क्या बन जाएगा दिव्यगम। ई जमा उ क्या बन जाएगा यु। ऊपरी जमा युक्त, ऊपरी क्या है पूर्व पद और युक्त क्या है उत्तर पद। जब हम दोनों का संगम करते हैं, दोनों का मिलान करते हैं तो क्या बन जाता है उपर्युक्त। ई जमा उ बराबर है यू। तो पूर्व पद में मैंने नी शब्द लिखा है और उत्तर पद में मैंने ऊन शब्द लिखा है। तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा न्यून। अ जमा उ जमा अ बराबर है व। जब हम उ और अ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास व। सु जमा अल्प क्या बन जाएगा स्वल्प। सु क्या है हमारे पास पूर्व पद और अल्प क्या है उत्तर पद, और जब हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा स्वल्प। उ जमा आ बराबर है वा। तो इसमें मैंने उदाहरण लिया है बधु जमा आगमन, क्या बन जाएगा बधवा गमन। हरि जमा अ क्या बन जाएगा र, हलंत हो जाएगा इसमें। तो पितरी जमा अनुमति, पितरी पितरनुमति, अर्थात पितरी पूर्व शब्द है, अनुमति उत्तर पद है, और जब हम समस्त पद में जोड़ेंगे तो हमारे पास बन जाएगा पितरनुमति। री जमा आ तो क्या बन जाएगा रा। मातृ जमा आज्ञा तो क्या बन जाएगा मात्राज्ञा। री जमा ई तो क्या बन जाएगा त्रि। मातृ जमा इच्छा तो क्या बन जाएगा मातृच्छा। अगला है साथियों हमारे पास वृद्धि संधि। जो वृद्धि संधि क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग गौर करते हैं। अ या आ से परे ए या ए हो तो दोनों मिलकर ए हो जाएंगे, तथा अ या आ के परे ओ या औ हो तो दोनों का औ हो जाता है। ये नियम दिया गया है वृद्धि संधि का। इसको हम उदाहरण के माध्यम से भी देख सकते हैं। जो साथियों जैसे मैंने पूर्व में कहा नियम,
पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद, ये 4 भागों में मैंने इनका वर्गीकरण किया है। पहले में नियम अ जमा ए, तो क्या बन जाएगा ए, तो पूर्व पद में 1 और उत्तर पद में मैंने क्या जोड़ा है 1, तो समस्त पद में क्या बन जाएगा 1 1। दूसरा नियम है आ जमा ए, तो क्या बन जाएगा ए, तो पूर्व पद में सदा और बीच में क्या है जमा का निशान, उत्तर पद में क्या है एब, और जब हम इनको जोड़ते हैं बराबर करते हैं तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया है बराबर है का चिन्ह लगाया है, तो क्या बन जाएगा सदैव। तीसरा जो नियम है अ जमा ए, तो क्या बन जाएगा ए, मत जमा एक्या, क्या बन जाएगा मतैक्या। आ जमा ए बराबर है ए, क्या बन जाएगा, मैंने इसमें पूर्व पद में लिखा है महाशब्द और बीच में क्या लगाया है जमा का चिन्ह लगाया है जो, और उत्तर पद में मैंने लिखा है ऐश्वर्य, तो क्या बन जाएगा महेश्वर्या। अगला जो नियम है अ जमा औ बराबर है औ, दंत जमा ओष्ठ, तो पूर्व पद में मैंने लिखा है दंत, उत्तर पद में क्या लिखा है ओष्ठ, जब हम दोनों का मिलान करते हैं तो क्या बन जाएगा दंतोष्ठ। अगला जो नियम है आ जमा ओ बराबर है औ, तो पूर्व पद में महा, उत्तर पद में ओज और समस्त पद में क्या बन जाएगा महोज। अगला जो नियम है साथियों अ जमा औ बराबर है औ, तो इसमें मैंने पूर्व पद में लिखा है वन और उत्तर पद में लिखा है औसत, तो समस्त पद में क्या बन जाएगा बनौसत। और अंतिम नियम है आ जमा औ बराबर है औ, तो इसमें मैंने पूर्व पद में लिखा है परम और बीच में क्या लगाया है जमा का चिन्ह लगाया है, और उत्तर पद में मैंने लिखा है औदार्य, तो क्या बन जाएगा परमो दार्या। आयादी संधि जो इसकी पहचान क्या है साथियों, ए ऐ ओ औ से परे कोई स्वर आ जाए तो ए को ऐ को आए, ओ को अब और आब हो जाता है, ऐ को आब हो जाता है। जैसे इसमें भी साथियों मैंने 4 कॉलम बनाए हैं, पहले में नियम, दूसरे में पूर्व पद, तीसरे में उत्तर पद और चौथे में समस्त पद। तो नियम में मैंने क्या लिखा है य जमा अ बराबर है अय, तो पूर्व पद में ने और उत्तर पद में मैंने लिखा है अन, बीच में क्या लगाया है जमा का चिन्ह लगाया है, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा समस्त पद में नयन, ने जमा अन बराबर है नयन, ए जमा अ बराबर है आय, ये दूसरा नियम है। तो इसमें पूर्व पद में मैंने नय लिखा है और बीच में जमा का चिन्ह लगाया है, उत्तर पद में मैंने अक लिखा है, और जब हम इसको जोड़ते हैं तो क्या हमारे पास क्या शब्द बन के आ जाता है समस्त पद में नायक। अगला नियम है साथियों ओ जमा अ बराबर है अब, तो पूर्व पद में मैंने पो शब्द, उत्तर पद में लिखा है मैंने अन शब्द, बीच में क्या लगाया है जमा का चिन्ह लगाया है, और बाद में उत्तर पद के बाद मैंने क्या लगाया है बराबर है का चिन्ह लगाया है। यदि हम दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं पो जमा अन को, तो हमारे पास क्या बन जाता है पवन शब्द बन जाता है जो। अगला नियम है साथियों औ जमा ई बराबर है आप, तो इसमें आप शब्द हमारे पास बन के आ जाता है, तो पूर्व पद में मैंने लिखा है नौ, बीच में लगाया है जमा का चिन्ह, और उत्तर पद में मैंने लिखा है एक और आगे लगाया है बराबर है का चिन्ह। जब हम इन दोनों के शब्दों को ना और एक को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है नाविक। और अंतिम नियम है साथियों भ जमा उ बराबर है भाव, तो हमने इसमें पूर्व पद में क्या लिया है भ शब्द लिया है और बीच में जमा का चिन्ह लगाया है, उत्तर पद में मैंने उक शब्द लिखा है, और जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास बन जाता है भावुक। ये शब्द हमारे पास समस्त पद में जब आप नज़र डालोगे तो सबसे नीचे आपको ये शब्द
लिखा हुआ नजर आएगा। संधि के बारे में साथियों आज हमने स्वर संधि की चर्चा की। अगले अंक में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आज का जो संधि का जो शीर्षक था, जिसके ऊपर ये वीडियो आपको दर्शाया गया, मैं समझता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आप इससे बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।